एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने सीमांत उपयोगिता हार्स नियम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम क्या बताता है? अन्य बातें स्थिर रहने पर समसीमांत उपयोगिता नियम यह बताता है कि उपभोक्ता अपनी निश्चित या सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि प्रत्येक वस्तु की इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हों। ये समसीमांत उपयोगिता नियम बताता है या इसकी डेफिनेशन है। समसीमांत उपयोगिता के जो नियम है इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे तटस्थता का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रयोगों में समान उपयोगिता मिलने के कारण प्रत्येक वस्तु से समान उपयोगिता मिलती है, जिसके कारण उपभोक्ता किसी भी वस्तु के उपयोग के प्रति तटस्थ हो जाता है। इस वजह से इसे तटस्थता का नियम भी कहा जाता है। दूसरा इसका अदर नाम है मितव्ययता का नियम। साधनों के मितव्ययतापूर्ण उपयोग के कारण ही इसे मितव्ययता का नियम कहा जाता है। उपभोग का नियम भी इसे कहा जाता है। उपभोग के क्षेत्र में प्रत्येक उपभोक्ता के द्वारा इस नियम के पालन की प्रवृत्ति के कारण, क्योंकि हर उपभोक्ता चाहता है कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, अतः इस नियम का पूर्णतया पालन होता है। इस वजह से इसे उपभोग का नियम भी कहा जाता है। लेफ्टविच ने इसे आय के आवंटन का सिद्धांत बताया है, क्योंकि उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करता है, यानी विभिन्न वस्तुओं पर आय का आवंटन करता है। इस वजह से लेफ्टविच ने इसका दूसरा नाम आय के आवंटन का सिद्धांत इसको मानना है। तो समसीमांत उपयोगिता नियम के अगर अदर नेम पूछें तो तटस्थता नियम भी इसको कहा जाता है, मितव्ययता का नियम भी इसको कहा जाता है, उपभोग का नियम भी इसको कहा जाता है, और आय के आवंटन का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्री इसे आनुपातिक सीमांत उपयोगिता नियम के रूप में परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त होती है जब क्रय की जाने वाली प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के अनुपात में हो। जो परंपरागत अर्थशास्त्री थे वो समसीमांत उपयोगिता नियम में बताते थे कि उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि प्रत्येक इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हों। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री बताते हैं कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब क्रय की जाने वाली वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत क्रय की जाने वाली वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के अनुपात में होनी चाहिए। गणितीय रूप में देखें तो MUX अपॉन PX, यानी अक्ष वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी, अक्ष वस्तु की सीमांत उपयोगिता और अक्ष वस्तु की कीमत, यह होनी चाहिए Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता अपॉन Y वस्तु की कीमत के बराबर। इसी प्रकार यह इक्वल होनी चाहिए Z वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर और Z वस्तु की कीमत के बराबर, और यही अनंत तक चलेगी N वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी और अक्ष वस्तु की कीमत। तो ये एक गणितीय फॉर्मेट में है, गणितीय फॉर्मूला के रूप में है। कई बार पूछा जाता है जो आनुपातिक सीमांत उपयोगिता नियम है उसका क्या फॉर्मूला है, तो उसका नियम ये है। इसी को अगर हम एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहें तो सपोज करो एक व्यक्ति के पास 10 रुपये हैं और वह उन विभिन्न 10 रुपये को किस प्रकार खर्च करता है। उसके पास 3 वस्तुएं उपलब्ध हैं, गेहूँ, चावल और चीनी। वस्तु की इकाइयाँ जो हैं 1 2 3 4 5 इकाइयाँ हैं। गेहूं से मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। पहली इकाई पे 50, दूसरी पे 40, तीसरी पे 30, चौथी पे 20, पाँचवीं से 10। ऐसे ही चावल में मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, वैसे ही चीनी में प्राप्त हो रही है। अब यह टेबल क्या बताती है? यह टेबल बताती है कि 10 रुपये एक व्यक्ति निम्न इकाइयों पर खर्च करता है। गेहूँ पे वह व्यक्ति अपने 4 रुपये खर्च करता है। पहली इकाई गेहूं की वो कौन कौन सी इकाई खरीदता है, यहाँ देखें तो गेहूं को 1 रुपया पहली यूनिट पे वो खर्च करता है, 1 रुपया खर्च करता है, वह पहली इकाई खरीदता है गेहूं की। दूसरा रुपया वह चावल की इकाई पे खर्च करता है। तीसरा रुपया फिर गेहूं खरीदता है।
चौथी इकाई से फिर चीनी की इकाई 1 इकाई खरीदता है, पांचवी चावल की इकाई पे खरीदता है, छठी फिर चीनी खरीदता है। इस प्रकार वो टोटल जहाँ जहाँ से उसको मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है वैसे वैसे वो 10 रुपये को खर्च करता है। और रिजल्ट पे हम पाते हैं कि गेहूं पे 4 रुपये खर्च किए हैं उसने, और 4 जो इकाइयाँ गेहूं की खरीदी हैं उनसे मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हुई है 50, 40, 30 और 20, टोटल 140 गेहूं पे मार्जिनल यूटिलिटी मिली है। चावल पे उन्होंने 3 रुपये खर्च किए हैं जिनसे मार्जिनल यूटिलिटी मिली है 3 इकाई क्रय करने से 40, 30, 20 यानी 90। और चीनी पे भी 3 रुपये खर्च किए हैं उसने 30, 20 और 25, 30, 25, 20 ये होंगे 75। इस प्रकार उसकी जो कुल उपयोगिता है वह 305 रुपये पे खत्म होती है और अधिकतम संतुष्टि इसी इकाई पे मिलती है उसको, यानी इन इकाइयों को वह परचेज करेगा तभी उसको मार्जिन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब बात करें समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताओं की, क्या क्या मान्यताएं लेके चलता है समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम की पहली मान्यता है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है, यानी सोच समझकर ही अपनी आय को खर्च करता है। दूसरा मान्यता है इसकी, प्रत्येक उपभोक्ता की आय सीमित है तथा वह आय का उपभोग अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सतत है या प्रयत्नशील रहता है। हमेशा कंज्यूमर यही चाहता है कि वह अधिकतम सेटिस्फेक्शन हो, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करें। तीसरी इसकी मान्यता है कि उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आय आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और चौथी है द्रव्य की सीमांत उपयोगिता स्थिर, यानी जो प्राइस है उसकी सीमांत यूटिलिटी वह स्थिर होनी चाहिए। समसीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या, जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे वह समसीमांत उपयोगिता नियम को कुछ अलग प्रकार से डिफाइन करते हैं और आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार समसीमांत उपयोगिता नियम को नया नाम दिया गया है आनुपातिकता का नियम या आनुपातिक सीमांत उपयोगिता का नियम। इसके अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को बराबर नहीं करना चाहता। समसीमांत उपयोगिता की जो परंपरागतवादी परिभाषा थी उसमें वह यूटिलिटी को बराबर करना चाहता था, लेकिन आधुनिक परिभाषा के अनुसार वह सीमांत उपयोगिता को बराबर नहीं करना चाहता, बल्कि वह उन वस्तुओं पर किए जाने वाले द्रव्य की सीमांत उपयोगिता को समान बनाना चाहता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय या इस प्रकार खर्च करेगा कि उन वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं उनके मूल्य के अनुपात में ही हो। जैसे ये फिर वही फॉर्मूला MUX बराबर PX MUY अपॉन PY इक्वल MUZ अपॉन PZ और ये अनंत तक MUN अपॉन PN। तो ये आनुपातिकता का नया नियम या उसका मॉडर्न रूप कह सकते हैं, जिसे आनुपातिकता का नियम कहा जाता है। इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो उपभोक्ता की आय 10 रुपये है और वह इसको चावल और दाल खरीदने पे व्यय करना चाहते हैं, यानी दो वस्तुएं हैं चावल और दाल। मात्रा किलोग्राम की बात करें 1, 2, 3, 4, 5 तक हैं। चावल से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई है वह पहली इकाई से 20, दूसरी से 18, तीसरी से 14, चौथी से 10, पाँचवीं से 4। वैसे ही ये इधर दाल की मार्जिनल यूटिलिटी है। चावल का जो भाव है वह 2 रुपये प्रति किलो है और दाल का 1 रुपये प्रति किलो है। उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि को पूरा करने हेतु तो निम्न 2 समीकरणों का पूरा होना आवश्यक है, यानी ये 2 इक्वेशंस पूरी होगी तभी उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। पहली इक्वेशंस हैं MUX अपॉन PX MUY PY बराबर MUZ बराबर PZ और ये अनंत तक हैं, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ये पहली इक्वेशंस हैं। और दूसरी इक्वेशंस हैं QX यानी X वस्तु की क्वांटिटी इंटू X वस्तु की प्राइस प्लस Y वस्तु की क्वांटिटी इंटू Y वस्तु की प्राइस प्लस ये अनंत तक जारी है। X वस्तु की क्वांटिटी और X वस्तु की प्राइस इक्वल होनी चाहिए टोटल इनकम के, क्योंकि यहाँ पे 2 वस्तुएं हैं चावल और दाल, इस वजह से 2 तक की XY तक की सीमित रही है। लेकिन इन दोनों का प्राइस और क्वांटिटी का गुणा, दोनों वस्तुओं गुणा करना और फिर इनका योग टोटल इनकम के बराबर होना चाहिए। उपयुक्त तालिका में तीसरे किलोग्राम चावल की सीमांत उपयोगिता तथा उसके मूल्य का अनुपात
तीसरी इकाई तीसरा किलोग्राम है ये 3, और चावल मार्जिनल यूटिलिटी से मिलती है 14। इनके सीमांत उपयोगिता और मूल्य का अनुपात है 14/2 करें तो 7 इकाई, तथा दाल के चौथे ग्राम की सीमांत उपयोगिता 7 है, और मूल्य का तथा मूल्य 1 रुपया है, 1 रुपये प्रति किलोग्राम है। अतः सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य का अनुपात 7:1 बराबर 7 है। अतः प्रथम समीकरण ठीक उतरती है। प्रथम समीकरण यहाँ पर ठीक उतरती है कि वो 3 किलोग्राम तो चावल की मात्रा खरीदें और 4 किलोग्राम दाल की मात्रा खरीदें। व्यक्ति की आमदनी सीमित है, 10 रुपये तक सीमित है, अतः द्वितीय समीकरण की पूर्ति भी आवश्यक है। दूसरी इक्वेशंस क्या कहती हैं कि अक्स यानी चावल वस्तु की क्वांटिटी और चावल वस्तु का मूल्य, इनको गुणा करें और इसके साथ जोड़ें दाल की जो क्वांटिटी है और दाल की उसका जो मूल्य है, इन दोनों को ऐड करने पे वह 10 रुपये के बराबर होना चाहिए। हमने चावल की क्वांटिटी ली 3 किलोग्राम, उसका मूल्य है 2 रुपये प्रति किलो, 3 × 2, प्लस चावल की क्वांटिटी ली है 4 × 1 रुपये मूल्य बराबर 10, तो 6 + 4 सॉल्यूशन करते हैं तो 10 बराबर 10। दूसरी समीकरण भी संतुष्ट होती हैं। इस नियम के अनुसार अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त होगी जब दोनों आवश्यक शर्तें पूरी हों। एक साथ दोनों आवश्यक शर्तें पूरी होनी चाहिए। अतः उपभोक्ता 3 किलोग्राम चावल एवं 4 किलोग्राम दाल खरीदेगा तभी उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। हो सकता है पहली कंडीशन से हर जगह फुलफिल हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरी कंडीशन हर जगह पूरी हो। जैसे सपोज करो यहाँ पे इसने दोनों की 5-5 किलोग्राम इकाई खरीदने का अगर वो निर्णय बनाता है कि मैं चावल की भी 5 इकाइयाँ खरीदूं और दाल की 5 इकाइयाँ खरीदूं, तो यहाँ इनका मूल्य कितना हो जाएगा 5 × 2 यानी 10 और 5 × 1 तो टोटल 15 हो जाएगा, जबकि सीमित आय व्यक्ति की 10 रुपये ही है। अतः यह भी देखना आवश्यक है कि व्यक्ति की आय कितनी है और उसी के हिसाब से जितनी आय होगी उसी के हिसाब से अपने को यूनिट्स का चुनाव करना है। तो दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी, उसी बिंदु पर व्यक्ति को अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि 5 इकाइयाँ तो वो खरीद ही नहीं सकता, 5 किलोग्राम इकाइयाँ तो खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी तो व्यक्ति की इनकम ही नहीं है। इस वजह से ये 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अब बात करें समसीमांत नियम का क्षेत्र, प्रयोग एवं महत्व क्या क्या है। मार्शल ने कहा है कि प्रतिस्थापन के सिद्धांत का प्रयोग आर्थिक स्रोत के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। आर्थिक क्षेत्र के जो क्षेत्र हैं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, उनमें हर क्षेत्र में जो प्रतिस्थापन का नियम है या समसीमांत उपयोगिता नियम है यह लागू होता है। पहला इसका महत्व की बात करें, उपभोग के क्षेत्र में नियम का प्रयोग। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसको प्रत्येक वस्तु के प्रयोग से अधिकतम संतुष्टि मिले और इसी के लिए वह वस्तुओं को प्रतिस्थापन करता रहता है जब तक वो पहली कंडीशंस पूरी नहीं हो जाती। MUX/PX बराबर MUY/PY, तब तक वह वस्तुओं का प्रतिस्थापन करता रहता है। तो उपभोग के क्षेत्र में यही है। दूसरा जो है सिद्धांत का उत्पादन में प्रयोग। जिस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वस्तुओं का प्रतिस्थापन करता रहता है, वैसे ही एक उत्पादककर्ता अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है, और वह लाभ को कब ज़्यादा कर पाएगा जब उसकी MPX यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, साधन की सीमांत उत्पत्ति उसकी कीमत के अनुपात में होगी। जैसे वहाँ मार्जिनल यूटिलिटी थी कंज्यूमर के रेफरेंस में, और यहाँ उत्पादक के रेफरेंस में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। सीमांत उत्पादकता अक्ष वस्तु की अपॉन अक्ष वस्तु की कीमत इक्वल वाई वस्तु की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और वाई वस्तु की कीमत। जब तक ये कंडीशंस पूरी नहीं करेगा उत्पादक, तब तक
उसे अधिकतम लाभ मिलना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी उत्पादक की दृष्टि से भी समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व है। विनिमय के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ए उदाहरण के लिए ए और बी दो विनिमय करता है, यानी दो विनिमय करता है, दो व्यक्ति हैं, और ए अपनी अक्स वस्तु के बजाय बी की वाई वस्तु का विनिमय करता है। तो जब ए के लिए मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी वाई का अनुपात बी के लिए मार्जिनल यूटिलिटी वाई अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी एक्स के अनुपात के बराबर हो जाएगा, तो दोनों संतुलन की स्थिति में होंगे और विनिमय बंद हो जाएगा। यानी इसको चेंज किया है और कुछ नहीं किया इन्होंने। विनिमय में प्रतिस्थापन की क्रिया को विनिमय में समझाया गया है मुख्य तौर पर। सिद्धांत का वितरण में प्रयोग, इस समसीमांत उपयोगिता नियम का वितरण के क्षेत्र में भी प्रयोग महत्व है। उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को सामूहिक उत्पत्ति में से उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार हिस्सा मिलता है। यानी जितनी सीमांत उत्पादकता के अनुसार ही उत्पादन के जो साधन हैं, श्रम, शक्ति, पूंजी, साहस, उनको सामूहिक उत्पत्ति में से उनकी सीमांत उत्पादकता देखा जाता है। उनकी सीमांत मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है, उत्पादकता कितनी है, और उन्हीं के अनुसार उनको अपना हिस्सा मिलता है। इस वजह से वितरण में भी इसका प्रयोग होता है। और राजस्व के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि राजस्व की समस्त क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य सामाजिक लाभ को अधिकतम करना होता है। और राजस्व का अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत भी समसीमांत उपयोगिता पर ही आधारित है। तो इस कारण पूरे जो इकोनॉमी के आर्थिक स्रोत हैं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, इनमें समसीमांत उपयोगिता नियम का बहुत बड़ा महत्व है। समसीमांत नियम की सीमाएं की बात करें तो पहला इसमें है वस्तु की अविभाज्यता, वस्तु को विभाजित नहीं किया जा सकता। अनिश्चित बजट अवधि होती है। वस्तु की अप्राप्यता, वस्तु की अप्राप्यता से क्या तात्पर्य है? वस्तु की अप्राप्यता से तात्पर्य है कि कभी कभी उपभोक्ता किसी वस्तु का उपयोग करना चाहता है और उसको उनसे मिलने वाली संतुष्टि अधिक है, पर अगर वह वस्तु उपलब्ध ही ना हो तो इस नियम को लागू करना संभव नहीं। कभी कभी वस्तु अप्राप्य हो जाती हैं। पूरक वस्तुओं के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता। दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं जो एक दूसरे की जगह स्थापित की जाती हैं, स्थापन एक दूसरे की जगह काम में ली जाती हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी, दोनों स्थानापन्न वस्तुएं हैं। और पेन और स्याही, ये पूरक वस्तुएं हैं। पूरक वस्तु ऐसी होती है जो एक साथ काम में ली जाती हैं, यानी अलग अलग वो स्थानापन्न नहीं होती, एक दूसरे की जगह स्थापित नहीं की जाती, एक दूसरे की जगह प्रयोग में नहीं ली जा सकती, दोनों एक साथ यूज में ली जाती हैं। जैसे कार, पेट्रोल, ये पूरक वस्तुएं हुई। चाय, कॉफ़ी स्थानापन्न वस्तुओं का बेस्ट उदाहरण है, और डीजल कार या पेट्रोल कार ये पूरक वस्तुओं के उदाहरण हैं। तो पूरक वस्तुओं के संबंध में भी यह नियम लागू नहीं होता। वस्तु के मूल्य में निरंतर परिवर्तन हो तो यह निरंतर परिवर्तन होता रहता है। प्राय उपभोक्ता विवेकशील ही नहीं होते। विवेकशील मतलब सोच समझ कर डिसीजन नहीं लेते। और अवास्तविक मान्यताएं भी इस नियम में बहुत सारी हैं। तो ये यहाँ ये सीमांत नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम अपना एंड होता है। धन्यवाद।